अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, मैं हूं अब्दुल जब्बार। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको इस क्लास में। डियर कैडेट्स, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के पेश नज़र कैडेट कॉलेज फतेहजंग की इंतज़ामिया ने अपने कैडेट्स के लिए वीडियो लेक्चर्स का आगाज़ कर दिया है और इन वीडियो लेक्चर्स में मेरा आपसे कंसर्न रहेगा केमिस्ट्री के हवाले से। डियर कैडेट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री जो कि टोटल 11th चैप्टर पे मुश्तमिल है और ये 11th चैप्टर टोटली बेस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री जो कि केमिस्ट्री की मेन ब्रांचेस में से एक ब्रांच है, जो कि आप अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री में इन ब्रांचेस को डिस्कस कर चुके हैं। डियर कैडेट्स, इन वीडियो लेक्चर्स के दौरान आपने अपने पास अपनी रफ नोटबुक ओपन करके रखनी है। उस रफ नोटबुक में लेक्चर्स के दौरान जो मेन पॉइंट्स में बताता जाऊँ, आपने वो नोट्स करते जाने हैं और उन मेन पॉइंट्स के जरिए आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकता है, आपको लेक्चर समझ आ सकता है। आज हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारे पास बेसिक कंसेप्ट के हवाले से है। इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझना है। अगर ये चैप्टर आपको समझ आ जाता है तो आपके लिए फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाएगी। डियर कैडेट्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ एटम या इंट्रोडक्शन टू एटम। आज के लेक्चर्स के मेन पॉइंट्स देखते हैं हम कि लेक्चर फ्लो क्या है, लेक्चर ने किन मेन पॉइंट्स के गिर्द मूव करना है। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में। एटम की कंप्लीट हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे उसका। सेकंड नंबर पे हम एटम को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे एंड थर्ड नंबर पे हम एटम के एविडेंसेस देखेंगे। एविडेंसेस एटम के हम देखेंगे बाय यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप एंड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड एट द एंड हम एक्सरे वर्क जो एटम पे किया गया था, एक्सरे स्टडी हुई थी एटम की, उसके क्या रिजल्ट्स आए थे, उनको भी हमने इसी लेक्चर में डिस्कस करना है। डियर कैडेट्स, आइए अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एटम। एटम बेसिकली एक ड्राइव्ड वर्ड है। किससे ड्राइव किया गया है? एक ग्रीक वर्ड एटमॉस से। ग्रीक वर्ड एटमॉस से ड्राइव किया गया है एटम। एटमॉस का मतलब क्या होता है? हैविंग मीनिंग इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का क्या मतलब होता है? ना काबिले तकसीम। एक ऐसा जरा जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट है, फिलोसफर है, उन्होंने अपनी फिलॉसफी दी, कुछ ने एक्सपेरिमेंट्स करके भी प्रूव किया। तो सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है हमारे पास एक ग्रीक फिलोसफर जिसने इसका कंसेप्ट दिया। ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक बेसिकली यूनानी को कहते हैं और फिलोसफर कहते हैं फलसफादान। एक यूनानी फलसफादान था जिसका नाम था डेमोक्रिटस। उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि मैटर इज composed by small indivisible particles। ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ने यह बताया कि जो मैटर है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रॉड लेता हूं लोहे का और इसको मैं कहता हूं कि ये क्या है? मैटर है, क्योंकि मैटर की डेफिनेशन से आप बाखूबी वाकिफ हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ये एक रॉड है, ये भी एक मैटर है। मैं क्या करता हूं? इसको कट करता हूं दरमियान से। कट करने के बाद ये इसका पीस बन गया। फर्दर मैं इसको कट करता हूं दरमियान से, तो इसका ये पीस बन गया। एंड फर्दर इसे कट करते हैं तो ये इसका पीस बन गया। फर्दर इसको कट करने के बाद ये बन गया। मज़ीद इसको जब हम कट करते हैं तो ये बन गया और मज़ीद इसको जब हम कट करते हैं तो ये एक स्मॉल पीस बन गया। तो डेमोक्रिटस का ये कहना था कि जो मैटर है
वो इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनी है। ये वो इनडिविजिबल पार्टिकल है कि किसी भी मैटर को हम जब कट करते हैं, कट करते जाएं, एक स्टेज ऐसी आती है कि एक ऐसा पार्टिकल हमें मिलता है जो कि फर्दर कट नहीं हो सकता, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज डेमोक्रिटस ने बताई थी। डेमोक्रिटस के बाद एक फेमस साइंटिस्ट हैं 1808 में सर जॉन डाल्टन, ये एक स्कूल टीचर थे। इन्होंने थ्योरी पेश की एटम के मुतालिक। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज जॉन डाल्टन थ्योरी या व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस इंडिविजिबल पार्टिकल को एटम का नाम दिया। बात इन्होंने भी वही की कि मैटर इज कंपोज्ड बाय स्मॉल indivisible particles which are known as एटम। इन्होंने ये कहा कि मैटर इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनी है और ये इंडिविजिबल पार्टिकल्स एटम कहलाते हैं। इन्होंने यहां आकर एटम की डेफिनेशन दी। अब यहां तक तो डेमोक्रिटस और जॉन डाल्टन ने एटम को क्या कहा, इंडिविजिबल पार्टिकल कहा कि जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी मॉडर्न स्टडी हुई और उस मॉडर्न स्टडी में ये बात प्रूव हुई कि एटम क्या है, डिविजिबल पार्टिकल है। एटम क्या है, डिविजिबल पार्टिकल है। मॉडर्न स्टडी उसके क्या रिजल्ट निकले, उसने कंसीडर किया कि एटम इज अ डिविजिबल पार्टिकल। मॉडर्न रिसर्चर्स ने ये चीज प्रूव की कि एटम क्या है, वो डिविजिबल पार्टिकल है। मॉडर्न स्टडीज में जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उनमें जे थॉम्सन है, गोल्डस्टीन है, सर विलियम क्रॉक्स है और इसी तरह से चैडविक है, जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। और जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, सर विलियम क्रॉक्स ने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और गोल्डस्टीन ने इसी तरह से प्रोटॉन को डिस्कवर किया। इनका मॉडर्न स्टडी का ये मानना था कि ये एटम है, ये सेंटर में न्यूक्लियस को मैंने रिप्रेजेंट किया है। उनका कहना ये था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर शेल में और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जिसमें पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ये मॉडर्न स्टडी थी। मॉडर्न स्टडी ने ये प्रूव किया एक्सपेरिमेंट करके कि ये जो एटम है वो क्या है, डिविजिबल पार्टिकल है। एटम क्या है, डिविजिबल पार्टिकल है। उसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के नतीजे में जो हमें पार्टिकल्स मिलते हैं, ऑलमोस्ट अबाउट 100 ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हैं, एटम को डिवाइड करने से ऑब्टेन होते हैं। वो 100 ऑफ पार्टिकल्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, सब न्यूट्रिनो वगैरह, ये तकरीबन 100 ऑफ पार्टिकल्स हैं तकरीबन जो कि क्या है, एटम में एग्जिस्ट करते हैं। एटम को फर्दर हम डिवाइड करें तो उनमें से ये पार्टिकल्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो मेजर पार्टिकल्स हैं ये अबेंडेंस इनकी ज्यादा होती है, क्वांटिटी में ये ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बाकियों की। तो यहाँ तक मॉडर्न स्टडी तक एटम क्या था, डिविजिबल पार्टिकल, और इसके बाद से अब तक एटम क्या है, डिविजिबल पार्टिकल की सूरत में आ रहा है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं एटम की डेफिनेशन की जानिब। उम्मीद करता हूं कि आपको एटम की हिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एटम की डेफिनेशन की जानिब बढ़ते हैं। एटम को जो प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया,
the smallest particle of an element which may or may not exist independently and can take part in a chemical reaction। वो कहते हैं कि एटम किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो आज़ादाना हालत में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, और जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता हो, वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा जरा, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना तौर पे रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता हो, उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है कि विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना तौर पे रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। तो कौन से ऐसे एटम्स हैं जो आज़ादाना तौर पे रह सकते हैं, और ऐसी कौन सी कंडीशन है कि एटम जब आज़ादाना तौर पे नहीं रह सकता? तो आज़ादाना तौर पे जो रह सकते हैं एटम, उनमें है आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रेप्टॉन, सिनॉन, रिडॉन वगैरह। ये जितने भी नोबल गैसेस हैं, ये आज़ादाना तौर पे एग्जिस्ट करती हैं, आज़ादाना तौर पे रह सकती हैं। ठीक है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, इनर्ट गैसेस होती हैं। ये क्या है? आज़ादाना तौर पे एटम रह सकते हैं। और जो आज़ादाना तौर पे नहीं रह सकते, उनमें आप देखें, आपके पास है H2 हाइड्रोजन। सिंपली हम देखें तो ये H होता है, H एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में। इसी तरह से आपके पास है O2, इसी तरह से आपके पास आती है N2 वगैरह। ये क्या है? आज़ादाना तौर पे नहीं रह सकते, बल्कि किसी दूसरे के साथ कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे O2 है, O3 वगैरह। ये क्या है? आज़ादाना तौर पे ना रहने वाले एटम हैं। ठीक हो गया? ये थी एटम की डेफिनेशन। उसकी एग्जांपल्स दी हैं मैंने कि भाई इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं और इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। अब हम मूव करते हैं एटम की एविडेंसेस की जानिब। एविडेंसेस ऑफ एटम बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अपना सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप था फर्स्ट ऑफ ऑल। एटम के एविडेंसेस देखने हमने बाय यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप। इस सिंपल माइक्रोस्कोप को हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें, इस माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ विजिबल लाइट यूज करते हैं। बीम ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट कौन सी लाइट होती है? वो लाइट जिसकी मदद से हम चीजों को देखते हैं। ये जो कॉमनली आपको ट्यूब लाइट नजर आती है, व्हाइट लाइट जो होती है, ये क्या है? विजिबल लाइट है। इसकी मदद से हम किसी चीज को देखते हैं अंधेरे में। तो ये विजिबल लाइट है, इसको हम यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में, इसलिए हम इस सिंपल माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इस सिंपल माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप से हम एटम को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये जो विजिबल लाइट होती है, इसकी वेवलेंथ क्या है? वो एटम की वेवलेंथ से ग्रेटर होती है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंजेस क्या है?
450 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक जो अशिया हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर तो उसकी वेवलेंथ 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की रेंज में है तो उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से सी कर सकते हैं, जबकि एटम को हम सिंपल माइक्रोस्कोप से सी नहीं कर सकते, क्योंकि एटम की वेवलेंथ जो है वो होती है, हमारे पास वेवलेंथ ऑफ एन एटम वो होती है 0.2 नैनोमीटर। अब देखें कि विजिबल लाइट जो हम यूज कर रहे हैं, बीम विजिबल लाइट की सिंपल माइक्रोस्कोप में उसकी वेवलेंथ क्या है 450 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। इस रेंज में जो भी अशिया होंगी वेवलेंथ की इस रेंज में वो ऑब्जर्व की जा सकती हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से, जिसे हम लाइट माइक्रोस्कोप या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। जबकि एटम का अगर हम इससे ऑब्जर्वेशन करें, ऑब्जर्व करें, तो उसको हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एटम की जो वेवलेंथ है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे हम ऑब्जर्व करते हैं, एविडेंस देखते हैं बाय यूजिंग कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या है वो बहुत स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू किसके, एटम के। अगर आप अपनी बुक में देखें तो एक डायग्राम आपको दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है एटम की। बेसिकली कार्बन एटम की इन्होंने डायग्राम दी है। कार्बन एटम जो कि ग्रेफाइट है, इन्होंने ग्रेफाइट का एक टुकड़ा लिया, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फिट किया, फिट करके उन्होंने एक इमेज ऑब्टेन की जिसको उन्होंने कहा है कि ये क्या है, एटम की इमेज है। इमेज कुछ इस तरह से था कि उसमें बैंड्स अपीयर हो गए, व्हाइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स। अब ये व्हाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स जो हैं, ये व्हाइट बैंड है, ठीक है, और ये जो लाइनें नजर आ रही हैं आपको, इन्हें कहते हैं डार्क बैंड्स, ठीक है। ये जो व्हाइट और डार्क बैंड्स बने हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन की वजह से बने हैं। चूंकि हमने ग्रेफाइट के एक पीस लिया, ग्रेफाइट जो कि प्योर कार्बन है, और कार्बन में आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसे ही ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके ऊपर इन द फॉर्म ऑफ लाइट पड़ी तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में चले गए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये शेल्स हैं, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। लोअर ऑर्बिट से, लोअर शेल से इलेक्ट्रॉन मूव करता है अपर शेल की जानिब। कब मूव करेगा? जब हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। फिर वो अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब आता है, अकॉर्डिंग टू बोर्स लॉ, बोर एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक, उस वक्त वो क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है। लोअर से हायर में जाने के लिए एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। वो एनर्जी अब्सॉर्ब कहां से कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। वो जो ग्रेफाइट में कार्बन में इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर रहे हैं, एक्साइटेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। एक्साइटेशन स्टार्ट की, ऊपर चले गए। जैसे ही डी एक्साइटेशन हुई, इलेक्ट्रॉन वापिस आए, जैसे ही वापिस आके उस सतह के साथ टकराए तो उस वक्त उन्होंने क्या की, एनर्जी को रिलीज किया इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जैसे इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी रिलीज करेंगे तो वहां पे क्या होते हैं, व्हाइट बैंड अपीयर हो जाते हैं। और जहां पे ये डार्क बैंड है वहां पे इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। इलेक्ट्रॉन के ना होने की वजह से ना इलेक्ट्रॉन होंगे, ना एनर्जी उधर आके इमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और ना ही वहां पे व्हाइट बैंड आएगा, ना वहां पे रोशनी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये व्हाइट बैंड एंड डार्क बैंड अपीयर होते हैं। ये जो इमेज है ये तकरीबन साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ग्रेफाइट का जो पीस रखा उसको 15 मिलियन टाइम लार्जर करके उन्होंने ये एटम की क्या ली, इमेज ली। 15 मिलियन टाइम्स उसको जूम किया, उस लेयर को, उस ग्रेफाइट के पीस को, उसके बाद उन्होंने क्या की, उसकी इमेज ली। इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम की इमेज ली और एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन को देखते हुए हमने एटम की एविडेंस के बारे में आइडिया लगाया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने लास्ट
पॉइंट की जानिब, जो कि एक्सरे स्टडी है एटम की। एटम की एक्सरे स्टडी जब हमने की तो उससे हमें क्या मिला? एक्सरे स्टडी जब एटम की गई 20th सेंचुरी में आके एक्सरे स्टडी की गई। अब आप देखें कि 430 बीसी से डेमोक्रेटिक्स ने दिया था, 1808 में आके जॉन डाल्टन ने कंसेप्ट दिया। उसके बाद हमने 18th सेंचुरी के सॉरी लास्ट में आके हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इनके जरिए से एटम का मुशाहिदा किया। एट द एंड हमने 20th सेंचुरी में आके एक्सरे जब स्टडी हुई तो एक्सरे स्टडी से हमें एटम की दो चीजों का पता चला। एक तो हमें डायमीटर का पता चला कि एटम का डायमीटर क्या है। तो एक्सरे स्टडी के बाद जो डायमीटर हमें मालूम हुआ एटम का, वो था 10⁻⁻10 मीटर। 2 × 10⁻10 मीटर, ये था एटम का डायमीटर। अगर इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁻1 × 10⁻9 और ये मीटर 2 और ये -1 है 10 की पावर, तो ये 2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा 10। और ये नैनो 10⁻⁻9 है, ये नैनो के इक्वल होता है, तो इसको हम 10⁻⁻9 को n नैनो से रिप्रेजेंट कर दिया और ये मीटर वैसे का वैसे आ गया। जब 2 को 10 पे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.2 नैनोमीटर। ये क्या है? अगर मीटर में एटम का डायमीटर लेना है तो 2 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में ये चीज पूछी जाती है, एटम का डायमीटर। ठीक है, और नैनोमीटर में अगर एमसीक्यूज में वो आपको दे देता है तो देन उसका डायमीटर क्या होगा? 0.2 नैनोमीटर। एक तो हमें एक्सरे स्टडी से एटम के डायमीटर के बारे में पता चला। सेकंड नंबर पे हमें एटम के मैस के बारे में एक्सरे स्टडी से पता चला। एटम का मैस कितना है? मैस ऑफ एटम। एटम के मैस की जो रेंजेस हमें पता चली एक्सरे स्टडी से, 10⁻⁻25 kg से 10⁻⁻27 kg तक थी। ये जो मैस है एटम का वो 10⁻⁻25 kg से 10⁻⁻27 kg। अब आप इधर kg को देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये kg है लेकिन 10⁻⁻25 है। अब 10⁻⁻25 कितनी स्मॉल वैल्यू है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो सिंपली हम क्या करते हैं 10⁻⁻25 मल्टीप्लाई किलो की जगह पे 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा आपके पास ग्राम, और इसी तरह से 10⁻⁻27 किलो की जगह पे 3 और ये ग्राम वैसे का वैसे। अब ये 25 से 3 चला जाए तो ये कितना हो जाएगा 10⁻22 हो जाएगा ग्राम में, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 10⁻24 ग्राम। अगर ग्राम में आपको एमसीक्यूज में दे देता है कि एटम का मैस की रेंजेस क्या हैं, तो ग्राम में 10⁻22 ग्राम से 10⁻24 ग्राम तक होगा। ठीक है, अगर किलोग्राम में पूछता है तो उस केस में आपने 10⁻25 kg से 10⁻27 kg तक याद रखना है। अब चूंकि एटम बहुत स्मॉल एलिमेंट अपना स्मॉल पार्टिकल है, इनडिविजिबल जिसे हमने कहा, लेकिन बाद में मॉडर्न स्टडी के हमने उसे कहा कि वो क्या है डिविजिबल है। अब चूंकि इतना स्मॉल एलिमेंट पार्टिकल होने की वजह से ग्राम में तो उसका मैस हम एक्यूरेट नहीं फाइंड कर सकते, तो साइंटिस्ट ने एटम का मैस फाइंड करने के लिए एक यूनिट डिसाइड किया, एटॉमिक मैस यूनिट। इस एटॉमिक मैस यूनिट की मदद से एटम के मैस को डिटरमाइन करते हैं। 1 एटॉमिक मैस यूनिट 1 AMU किसके इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg किलोग्राम। ठीक है, अब इसको हम ग्राम में अगर कन्वर्ट करें तो 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम 1 AMU। ये भी अक्सर एक एमसीक्यू में पूछा जाता है कि 1 AMU ग्राम में कितने के इक्वल है, या जब एटम का मैस हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये रिलेटिव एटॉमिक मैस में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे 1 AMU को। इसका प्रूफ भी हम देखेंगे कि 1.66 10⁻⁻24 कैसे आया है। ये हम मैस डिटरमाइन करेंगे चार्ज टू मैस रेशियो के जरिए से। डियर कैडेट्स, ये था आपका आज का लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन टू एटम पे मुश्तमिल था। सिंपली एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था
और इसमें एमसीक्यूज जो है अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और आपने कंसेप्ट इसका थोड़ा सा बना लेना है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे मॉलिक्यूल और आयन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।